लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आईसीएससी क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हमने वहां पर सॉल्व किया था, बट टाइम कम होने की वजह से हमने सिर्फ सेक्शन ए ही डिस्कस किया था। आज हम सेक्शन बी पर फोकस करेंगे और सेक्शन बी को सॉल्व करके देखेंगे। तो तैयार हो जाइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सेक्शन बी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट अपने क्वेश्चन पेपर और बुक लेकर रेडी हो जाइए। सेक्शन बी भी हमारा 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो सेक्शन बी हमारा 40 मार्क्स का है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन हमें अटेम्प्ट सिर्फ 4 ही करने हैं। डिस्कशन हम यहाँ पर हर क्वेश्चन पर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा सेक्शन ए में था, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेक्शन बी में आता है, ठीक है। तो आज हम सेक्शन बी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो आपसे कह रहा है राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब मुझे नहीं लगता कि क्लास 10th में इससे सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको फोटोसिंथेसिस का कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो क्या होगा केमिकल इक्वेशन हमारा? आई होप कि आप यही केमिकल इक्वेशन लिख कर आए हैं। 6CO2 plus 12H2O makes C6H12O6 plus 6O2। O2 हमारी रिलीज हो जाती है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। और क्लोरोफिल, यहाँ पर हम लिख देंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पर हमारी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन आपको सिंपल लिखना है और यहाँ पर सिंपल आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है हमें, सिर्फ ये करेक्ट केमिकल इक्वेशन लिख देना है और फुल मार्क्स हमें यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 3 का है वो है मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ ब्लड। अब देखिए ब्लड का फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, कोई भी 2 फंक्शन आपको लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्लड हमारा क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट हमारा डाइजेस्ट होता है उसे ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या करता है? हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो इसमें से कोई भी 2 आपने आई होप की लिखा होगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जो कि सेल डिवीजन का चैप्टर से उठाया गया है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेसिकली आपको डिफरेंस लिखना है, तो आप एक डिफरेंस भी लिखेंगे, एक कैरियोकाइनेसिस का, एक साइटोकाइनेसिस का। तो यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो बस यहाँ पर इतना ही हमें लिखना है और 2 मार्क्स हमें ले लेने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर फील्ड रिड्यूस द यील्डिंग ऑफ क्रॉप, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए फर्टिलाइजर यूज करने से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन तो अच्छा हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा रैंडमली बहुत मतलब यूज करने लगते हैं, फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी पावर तो बढ़ जाती है, वो क्रॉप को बहुत अच्छा उगाता है, बट सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो जाती है? उसका रीजन क्या है? देखिए जब हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर यूज होने के बाद एज अ वेस्ट वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सॉइल हमारी क्या होने लगती है? सॉल्ट प्रेजेंट होने की वजह से सॉल्ट का कंसंट्रेशन सॉइल में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से इतना सॉइल के कंसंट्रेशन होने की वजह से सॉइल के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सॉल्ट कंसंट्रेशन वाले मीडियम में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते और किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो आपको अपने आंसर में इतना ही लिखना था। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट है। तो 5वां पार्ट है स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को हमें
इस डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। अब देखिए इस डायग्राम को देखकर बहुत लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है, क्योंकि कभी कभी इस तरह का फोटोसिंथेसिस का भी डायग्राम होता है, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट है ना, एक प्लांट है और यहाँ पर सन है। तो प्लांट का जो हमारा मूवमेंट है वो सन की तरफ है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया। ये क्वेश्चन उठाया गया है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से, जिसमें हम प्लांट के मूवमेंट, ट्रॉपिकल मूवमेंट पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रॉपिकल मूवमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, नेम द फिनोमिना डिपिक्ट बाय द शूट इन अबव डायग्राम। पहले तो आप फिनोमिना बताइए। तो अगर हमारा प्लांट सनलाइट की तरफ या लाइट की तरफ मूवमेंट शो करता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो पहला आंसर हमारा क्या होगा, फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड पूछ रहा है, विच प्लांट हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अबव मूवमेंट। इस मूवमेंट में कौन सा प्लांट हार्मोन रोल प्ले करता है। तो अगर आपको ध्यान होगा, हमने कई सारे प्लांट हार्मोन पढ़े। हमने जब ऑक्सिन पढ़ा था तो उसके फंक्शन में भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन क्या करता है, शूट को इलोंगिएट करता है, रूट को इलोंगिएट करता है, यानी बेसिकली वो नई सेल्स को उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, ज्यादातर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ग्रो कराने में हेल्प करता है ना। तो मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा, यहाँ पर ऑक्सिन हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सिन होगा। क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, कंप्लीट द रीराइट एंड गिवन स्टेटमेंट बाय फिलिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। शूट शोज पॉजिटिव डैश वेयरएज रूट शो पॉजिटिव डैश, दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए जब फोटोट्रॉपिज्म हमारा होता है, लाइट की तरफ जब प्लांट हमारा ग्रो करता है, लाइट की तरफ भागता है, तो उसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जब लाइट से दूर भागता है तो उसे हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को इसका एक और पर्टिकुलर नाम है, जिसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, लाइट के अगेंस्ट ग्रो करना। तो इस प्लांट में आप देख सकते हैं कि प्लांट का जो शूट है, प्लांट का शूट हमारा लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। और इसकी जो रूट है वो अगेंस्ट लाइट जा रही है, यानी किधर जा रही है, ग्रेविटी की तरफ जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। इस मूवमेंट को, यानी ऐसा प्लांट का ऐसा मूवमेंट जो अर्थ की तरफ होता है, उसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, जो कि बेसिकली रूट परफॉर्म करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो डैश है, उसमें पहले में आपका होगा फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, वेयरएज रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने इसको बढ़िया से इसी तरह से आपने सॉल्व किया होगा तो पूरे 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सपैंड द टर्म डीएनए। अब बताइए, डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया, इतना आसान क्वेश्चन, बताइए आ सकता है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में। ये डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया, जो कि हम सभी को, हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्लास 6 से ही हमको डीएनए का फुल फॉर्म पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि आप लिख कर आए होंगे, आई होप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट वाले चैप्टर से ये उठाया गया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली आयंस की ही बात होती है। आयंस जब, देखिए कोई भी मॉलिक्यूल जब अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है, ठीक है, बेसिकली यही होता है कि हायर कंसेंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर की तरफ जाता है। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आयंस। आयंस जो होते हैं वो अपने लोअर कंसेंट्रेशन से हायर की तरफ जाते हैं। नॉर्मल क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ आता है कोई भी चीज, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आयंस जो होते हैं वो लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं बाय यूजिंग एटीपी। ठीक है, एटीपी का यूज करके आयंस जो होते हैं वो अपने लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप कि आप यही लिख कर आए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेंशन द 2 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस विच पेयर ऑफ ईच अदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा देखना है, हम ये क्वेश्चन हमारा उठाया गया है डीएनए से। ठीक है, हमारा जो जेनेटिक वाला पोर्शन था उसका एक सेकेंड पार्ट भी है, क्रोमोजोम वाला पोर्शन है, क्रोमोजोम, जहां पर हमको क्रोमोजोम की जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो डीएनए पढ़ते हैं। तो डीएनए में बेसिकली देखिए 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गवानिन, साइटोसिन। ठीक है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, गवानिन होता है, साइटोसिन होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, गवानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इसे लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा
हमारा इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 का आपका जो है फोर्थ पार्ट है, स्टेट द मेंडल्स लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। मेंडल का लॉ पूछ लिया है। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन मेंडल का कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। मेंडल का लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को हम प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। इसमें ये बताना था आपको कि जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, देखिए जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमारे एक साथ पाए जाते हैं, बेसिकली बात हो रही है किसकी? हेट्रोजाइगस एलील की। हेट्रोजाइगस एलील क्या होते हैं? जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, है ना, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, ये क्या है? हमारे हेट्रोजाइगस एलील है, जिसमें कि ये दोनों एलील क्या होते हैं? कभी भी एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को सेपरेट, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं और हमेशा अपने कैरेक्टर को बचा कर रखते हैं। तो जब हम F1 जनरेशन में क्रॉस कराते हैं तो पहले जनरेशन में तो हमको सारे हाइब्रिड ही मिलते हैं, बट F2 जनरेशन में इनकी प्योरिटी निकल के सामने आती है और हमको एक अलग ही तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन ये कहता है कि हमारे गैमीट में हमारा गैमीट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? प्योर होता है, इसलिए हम इसको प्योरिटी ऑफ गैमीट के नाम से भी जानते हैं, या प्योर गैमीट का लॉ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप यही लिख कर आए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। अब आप कैन यू इमेजिन कि इतना सिंपल क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपको सिर्फ और सिर्फ स्पर्म सेल को बनाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, स्पर्म सेल बनाएंगे और स्पर्म सेल में हम 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 लेबलिंग तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं स्पर्म सेल। आप सभी ने बना देखा होगा, बनाकर भी आए होंगे आप। तो ये है हमारी स्पर्म सेल। ठीक, यहां पर क्या होगा? हमारा न्यूक्लियस होगा, ये होगा हमारा एक्रोसोम। ठीक ठीक, यहां पर हम लिख देंगे ये क्या होगा हमारा? ये है एक्रोसोम, ये है स्पर्म का न्यूक्लियस और ये है स्पर्म की टेल। ठीक है, 3 लेबलिंग हो गई। एक्रोसोम और न्यूक्लियस को हम स्पर्म का हेड भी कहते हैं, यानी बेसिकली हेड और टेल इसमें होता है। हेड के अंदर एक्रोसोम और न्यूक्लियस होता है, टेल सिर्फ इसको मूव कराने के लिए होती है। तो इतना सा डायग्राम अगर आपने बनाया होगा तो आपके 3 नंबर सिक्योर हो गए, कहीं नहीं गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को आपको एक्सप्लेन करना है। क्या होती है पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन वाले चैप्टर से उठाया गया है, सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया में किसी भी किलोमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी भी यूनिट एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इसी को आपको वर्ड्स में बढ़िया सा सजाकर लिखना था। ठीक है, आई होप कि आप लिख कर आए होंगे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, इतना भी अगर आप लिख देंगे, फॉर्मूला बनाकर भी आपने अगर लिखा होगा तो भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 सर्जिकल मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल, अब देखिए पॉपुलेशन हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए आपसे 2 मेथड पूछे जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड है, बट आपसे पूछा जा रहा है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड 2 ही होते हैं, एक तो फीमेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी होती है और मेल के अंदर वेसेक्टोमी होती है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी 2 लिखना था, 2 नंबर हमको यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेंशन द 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। अब ये भी एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के क्या रीजन है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जो कि पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए कई सारे रीजन है, हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिखने हैं। पहला रीजन हम लिख सकते हैं इलिटरेसी। ज्यादातर जो हमारा रूरल एरिया है वहां पर लोग क्या है, इलिटरेट है, उनको पता ही नहीं है कि छोटी फैमिली के क्या एडवांटेज है ना। वो बस बच्चे पैदा किए जा रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो क्या होगा, मैन पावर बढ़ेगा, है ना, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा अर्निंग होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इलिटरेसी लिख सकते हैं। दूसरा है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट देखिए रूरल एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज कम होने की वजह से मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी, यानी बच्चे पैदा होते थे और ज्यादातर वो कभी कभी वैक्सीनेशन ना होने की वजह से या कुछ फैसिलिटीज ना हो, मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से बच्चे मर जाते थे। तो अब बच्चे मर जाते थे तो एक पेरेंट के दिमाग में एक माइंडसेट था कि बच्चे मर जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हम मतलब कि हमारे बच्चे ना रहे, तो ज्यादा बच्चे पैदा करो, अगर 1-2 मर भी गए तो ठीक है चलेगा। तो मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी इसलिए लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें लिखना है मोर्टेलिटी रेट और इलिटरेसी, तो 2 हो गए। और भी आप लिख सकते हो रिलीजियस कस्टम है, जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे रिलीजियस कस्टम होते हैं कि ज्यादा बच्चे होना चाहिए, या फिर मेल चाइल्ड होना चाहिए, है ना। मेल चाइल्ड की बहुत ज्यादा डिजायर होती है कि मेल चाइल्ड होगा तो वो हमारे चिता को आग देगा, तब जाकर हमें मुक्ति मिलेगी। और मेल चाइल्ड होगा तो वो मतलब वो चिराग होता है घर का, वो अर्निंग पावर उसके अंदर ज्यादा होती है ना। तो इस तरह की जो हमारी कस्टम्स थे उसकी वजह से भी हमारी पॉपुलेशन जो है इंडिया में ज्यादा होती चली गई। तो इसमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। आई होप कि आपने लिखा भी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम एनी 2 रिसोर्स विच कम अंडर द प्रेशर ड्यू टू राइजिंग ऑफ पॉपुलेशन। ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, 2 क्या, हम तो 100 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा फॉरेस्ट खत्म हुआ जा रहा है, हमारी लैंड चली जा रही है, हमारा वाटर स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो रही है, शॉर्टेज हो रहा है, मतलब पोर्टेबल वाटर नहीं मिल रहा है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है, बहुत सारे यहाँ पर आप टॉपिक लिख सकते हैं। बस आपको लिखना फिलहाल यहाँ पर 2 ही था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायग्राम गिवन बिलो डिपिक्ट द क्लाइमेटिक चेंज ऑफ प्लैनेट अर्थ। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि शो कर रहा है, सीधा सीधा यहाँ पर इस डायग्राम को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की बात करें। क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है, इतनी तेजी से जो हमारे अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस फिनोमिना पर यहाँ पर बात की जा रही है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है नेम द क्लाइमेटिक फिनोमिना इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। अर्थ टेम्परेचर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का यूज हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हमारे जो डेली रूटीन है, जैसे फॉसिल फ्यूल का बर्न कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो क्या कर रही है, सनलाइट को ट्रैप कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से हमारा पूरी तरह से हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है वो बदलता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि पोलर रीजन में आप देखिए, आप जाकर कि पोलर रीजन में हमारी जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर रहने वाले एनिमल कहाँ जाएंगे, है ना। हमारा सी लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है तो लैंड एरिया रिड्यूस हो रहा है, लैंड एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें मेंशन करनी है, यहाँ पर रीजंस मेंशन करने हैं और फिर उसको आपको बताना है लास्ट क्वेश्चन में कि इसके प्रिवेंशन कैसे करें। तो प्रिवेंशन के लिए भी हमको यहाँ पर लिखना है कि गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना चाहिए, फॉसिल फ्यूल का यूज रिड्यूस करना चाहिए, उसके अल्टरनेटिव यूज का हमको ढूंढना चाहिए, जैसे सीएनजी इंजन है, इस तरह की चीजें हमको यूज करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डिफाइन द टर्म ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन में क्या ही लिखना है आपको, छोटी सी डेफिनेशन लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा से वाटर वेपर जो लॉस होता है उसे हम ट्रांसपीरेशन करते हैं। बस इतना से लिखना है, 1 नंबर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 अडेप्टेशन इन प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। प्लांट जो है, अब देखिए ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है। समटाइम ट्रांसपीरेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा वाटर लॉस हो जाने की वजह से प्लांट क्या हो जाता है, विल्टिंग की कंडीशन में आ जाता है ना, सूखने लगता है। इस कंडीशन से बचने के लिए प्लांट अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन करता है कि प्लांट, अब जैसे मान लीजिए पानी की कमी है, फॉर एग्जांपल जीरोफिटिक प्लांट की अगर हम बात करें, जहां पर ऑलरेडी पानी बहुत कम है, डेजर्टी प्लांट है जैसे कैक्टस वगैरह है, तो प्लांट में ऑलरेडी वहां पर इन्वायरमेंट में पानी कम है, तो उस कंडीशन में तो प्लांट को ट्रांसपीरेशन नहीं करना चाहिए ना। अब अगर प्लांट ट्रांसपीरेशन करेगा तो पानी वाटर लॉस कर देगा, तो उसके पास वाटर बचेगा ही नहीं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना। तो उस कंडीशन में प्लांट कुछ अडेप्टेशन करते हैं, जैसे कि उनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है, क्यूटिकल की लेयर चढ़ी होती है ताकि एक वाटरप्रूफ कवरिंग हो जाए और ट्रांसपीरेशन ना हो। लीव्स जो होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कैक्टस में आप देखते हैं छोटी छोटी स्पाइन्स होते हैं, वो स्पाइन एक्चुअली में लीव्स होती हैं जो कि रिड्यूस हो गई हैं ताकि ट्रांसपीरेशन ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ सकेन स्टोमेटा होते हैं। सकेन स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा जो होते हैं वो सरफेस पे नहीं होते बल्कि लीव में एम्बेडेड होते हैं अंदर की तरफ मेसोफिल सेल्स में, ताकि सरफेस पर होंगे तो ज्यादा वाटर लॉस करेंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि ये स्टोमेटा जो ओपन होते हैं वो सिर्फ रात के समय स्टोमेटा ओपन होते हैं जब ट्रांसपीरेशन की रेट सबसे लो होती है। तो ये 2-3 अडेप्टेशन है, इसमें से आपको सिर्फ 2 ही लिखने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ ह्यूमन फीटल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन यहाँ पर पूछ रहा है। तो प्लेसेंटा क्या है, देखिए प्लेसेंटा एक कम्युनिकेशन है मदर टू
फीटस या बेबी आप कह सकते हैं, जो कि मदर वूम्ब में पल रहा है, उसके बीच में एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह भी काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह भी काम करता है, मतलब मदर जो खाती है वो डाइजेस्ट होकर प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में पहुंचता है। मदर जो ऑक्सीजन इनहेल करती है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में पहुंचता है। बच्चा उस ऑक्सीजन को यूज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी तक पहुंचती है ना। तो यहाँ पर और फिर कभी कभी आफ्टर 6 मंथ ये प्लेसेंटा जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी रिलीज करता है ताकि प्रेगनेंसी में आगे कोई फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर प्लेसेंटा के कोई 2 ही फंक्शन आपको लिखने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन टेस्टिंग बीइंग लोकेटेड इन सैक्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन। अब देखिए ह्यूमन मेल के अंदर, मतलब ह्यूमन मेल के अंदर अगर हम बात करें तो उसकी जो टेस्टिस होती है वो सैक्रोटल सैक के साथ बॉडी से बाहर होती है ना। फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता, फीमेल की ओवरी क्या होती है, बॉडी के अंदर होती है, बट मेल के अंदर टेस्टिस बॉडी से बाहर होती है। क्यों बॉडी से बाहर होती है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स जो होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते, बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री नीचे चाहिए उसको टेम्परेचर, इसलिए बॉडी के अंदर अगर रहेगा तो स्पर्म क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, इसलिए बॉडी से बाहर टेस्टिस क्या होती है, लोकेट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ मालपीजियन कैप्सूल। मालपीजियन कैप्सूल का डायग्राम बनाना है आपको, ये बेसिकली आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है, लेकिन सिर्फ ऊपर का पोर्शन बनाना है। तो यहाँ पर हम एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, कप लाइक स्ट्रक्चर को नीचे से ऐसे हम इस तरह से बेंड कर देंगे, फिर अंदर की तरफ ऐसे बना लेंगे, एक अपर एंड होगी, एक इफरेंट होगी, ये आपकी ग्लोमेरुलस होगा, लीजिए बन गया। ये क्या हो गई हमारी एफरेंट, ये हमारी एफरेंट हो गई, एफरेंट, एट्रियोल, आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल्स हो गई, इफरेंट आर्ट्रियोल्स हो गई, ये ग्लोमेरुलस हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, और ये हो गया हमारा बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, इतना अगर आपने बना दिया होगा तो पूरा 3 नंबर आपको मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 भी कवर अप हो जाता है। क्वेश्चन 7 जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन 7 है, आपको सबसे पहले आपको बताना है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन हमारा है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रैपिड चेंज इन इनवॉलेंट्री चेंज होता है, ऑटोमेटिक चेंज होता है, सडन चेंज होता है टू द स्टिमुलस बाय स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किसी भी सडन, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत क्विक रिस्पॉन्स करते हैं जिस पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रैपिड ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री सडन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बाय स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी गर्म चीज पर जब हमारा हाथ टच हो जाता है तो हम सडनली हाथ को हटा लेते हैं, इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्स एक्शन लिखना था। नेक्स्ट हमारा है, रेनल कॉर्टेक्स हैज डॉटेड अपीयरेंस एंड रेनल मेड्यूला हैज स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। ये क्यों होता है भाई, अगर हम यहाँ पर किडनी को बना लें तो ये है हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर स्ट्राइप कॉर्टेक्स आपका क्या पूछ रहा है कि रेनल मेड्यूला आपका स्ट्राइप्ड होता है, ये मेड्यूला पार्ट है, मेड्यूला आपका स्ट्राइप्ड होता है। ठीक है, मेड्यूला स्ट्राइप्ड होता है और कॉर्टेक्स जो होता है वो डॉटेड होता है। क्यों कॉर्टेक्स डॉटेड क्यों होता है भाई? अब देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया था, ये नेफ्रॉन होती है ना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा। तो इसका जो मालपीजियन वाला पार्ट होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है वो यहाँ कॉर्टेक्स में होता है, और पीछे ये लूप वाला स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है, ये पीछे होता है। तो इसका रीजन क्या है कि ये हेड वाला पोर्शन कॉर्टेक्स में होता है, इसलिए ये हमें डॉटेड दिखता है, और ये जो ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर होता है ये मेड्यूला पार्ट में होता है, इसलिए मेड्यूला हमें क्या दिखाई देती है, स्ट्राइप्ड दिखाई देती है। ठीक,